हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से VS एजुकेशनल प्लेस पर। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भारतीय समाजशास्त्र। BSOC 132 इस बुक का कोड है और इसका जो एग्ज़ाम है आपका 12 दिसंबर को है। तो हम आज इस वीडियो में भारतीय समाजशास्त्र की जो आपकी बुक है वह शुरू कर रहे हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हम शुरू करते हैं। खंड 1 से हम शुरू करेंगे और इकाई 1 हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए इकाई 1 निकाल लेते हैं। खंड 1 का नाम है भारत एक बहुलवादी समाज और इसमें कुल 2 इकाइयाँ हैं। इकाई 1 है भारत में एकता और विविधता और इकाई 2 है बदलता भारत। तो हम पढ़ेंगे आज भारत में एकता और विविधता। चलिए हम निकाल लेते हैं इकाई 1। ये रही इकाई 1, भारत में एकता और विविधता। सबसे पहले हम इकाई की रूपरेखा देख लेते हैं। इकाई में हम सबसे पहले प्रस्तावना पढ़ेंगे, उसके बाद हम एकता और विविधता की अवधारणा पढ़ेंगे। भारत में विविधता के रूप क्या हैं? प्रजातीय विविधता, भाषीय विविधता, धार्मिक विविधता, जातिगत विविधता और भारत में एकता की कड़ी, ये भी हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं प्रस्तावना से। यहाँ पर प्रस्तावना दी गई है। हमने विविधता और एकता का अर्थ स्पष्ट किया है। दूसरे भाग में भारतीय समाज में विविधता के रूपों का चित्रण किया है। इस पर विस्तृत चर्चा के लिए हमने प्रजातीय, भाषाई, धार्मिक और जातिगत विविधता के 4 रूपों का अपना ध्यान केंद्रित किया है। और तीसरे भाग में हमने भारत में एकता की कड़ियों पर प्रकाश डाला। ये कड़ियाँ हैं भू राजनीतिक, तीर्थाटन, संस्कृति, संयोजन की परंपरा और परस्पर निर्भरता की परंपरा। एकता और विविधता की अवधारणा देख लेते हैं। विविधता का अर्थ समानता, विविधता का प्राय असमानता है। विविधता का अर्थ होता है असमानता, परंतु हमारे उद्देश्य की पूर्ति के लिए इसका अर्थ असमानता के अलावा कुछ और भी है। इसका अर्थ है सामूहिक असमानता, अर्थात ऐसी असमानता जिससे एक वर्ग के लोगों को दूसरे वर्ग के लोगों से अलग किया जा सके। यह असमानता किसी भी तरह की हो सकती है, अर्थात पविकीय, धार्मिक, भाषाई आदि। उदाहरण स्वरूप जैविक असमानता के कारण हमें प्रजातीय अंतर है, उसी प्रकार धार्मिक असमानता के आधार पर हमें धार्मिक विविधता है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि विविधता सामूहिक असमानता की ओर संकेत करती है। विविधता शब्द एकरूपता के प्रतिकूल है। एकरूपता का अर्थ है किसी विशेष प्रकार की समरूपता से है जो संपूर्ण समूह की विशेषता है। इकाई का अर्थ एक होता है एवं फोरम या रूप का तात्पर्य सामान्य व्यवहार से होता है। जब सभी व्यक्ति में कोई चीज़ सामान्य हो जाती है तब हम उसे एकरूपता दर्शाने वाली कह सकते हैं। जब एक विद्यालय के छात्र, पुलिस बल के सदस्य और सैन्य बल एक ही प्रकार के वस्त्र धारण करते हैं तब यह कहा जाता है कि वे सभी यूनिफॉर्म में हैं। विविधता के समान ही एकरूपता भी एक सामूहिक संकल्पना है। जब व्यक्तियों का एक समूह समान विशेषताओं से युक्त हो, चाहे वह भाषा, धर्म या किसी और आधार पर हो, वह उस स्तंभ में एकरूपता का परिचायक है। परंतु जब हमारे बीच व्यक्तियों के ऐसे समूह हों जो अलग अलग प्रजातियों, धर्मों और संस्कृतियों से जुड़े हों, तब वे विविधता का ही प्रतिनिधित्व करेंगे। DN मजबूदार की एक पुस्तक जिसका शीर्षक रेसेस एंड कल्चर ऑफ इंडिया है, इस पुस्तक के शीर्षक में प्रयुक्त के बहुवचन में दिए शब्दों रेसेस सिर्फ रेस नहीं है और कल्चर सिर्फ कल्चर नहीं पर ध्यान दें। इस तरह विविधता का अर्थ है विभिन्नता। भारत में समाज के रूपों को समझने के लिए इसका अर्थ समूहों और संस्कृतियों की विविधता से है। भारत में ऐसी विभिन्नताओं की बहुलता है। हमारे यहाँ प्रजातियों, धर्मों, भाषाओं, जातियों और संस्कृतियों की विविधता है। यही कारण है कि भारत अपनी सामाजिक सांस्कृतिक विविधता के लिए प्रसिद्ध है। अब हम एकता का अर्थ देख लेते हैं। एकता का अर्थ है एकीकरण। यह एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक स्थिति है। यह एक होने की भावना अर्थात हम एक हैं को व्यक्त करता है। यह उस कड़ी का पर्याय है जो समाज के सदस्यों को एक साथ जोड़ कर रखती है। एकता और एकरूपता में कुछ अंतर है। एकरूपता में पहले से ही यह मान लिया जाता है कि समानता होगी ही, परंतु एकता में ऐसा नहीं होता। इस प्रकार एकरूपता पर आधारित भी हो सकती है और नहीं भी। एकता का जन्म एकरूपता से हो सकता है। दरखाम ने इस तरह की एकता को आंतरिक पारस्परिक निर्भरता कहा है। इस तरह की एकता जनजातीय समाजों तथा पारंपरिक समाजों में पाई जाती है, परंतु पारस्परिक निर्भरता के रूप में उल्लेख किया है। इस पर एक अत्याधुनिक समाज की विशेषता है। तो एकता जो एकता पर आधारित है, समानताओं पर आधारित। ध्यान रखने वाला तथ्य यह है कि एकता एकरूपता पर आधारित हो है, यह आवश्यक नहीं। जैसा कि पहले कहा गया है, एकता एकीकरण की ओर इंगित करती है। एकीकरण का अर्थ है समानता की अनुपस्थिति कदापि नहीं है। निसंदेह यह उस बंधन का पर्याय है जो अलग अलग समूहों को एक दूसरे से बांध कर रखती है। आगे चलते हैं। भारत में विविधता के रूप। तो भारत में विविधता के विभिन्न रूप हैं। अलग अलग जातियाँ, भाषाएँ, प्रजातियाँ, जाति हैं, तो वही हम देखेंगे इसमें। जैसा कि पहले ही संकेत दिया जा चुका है, भारत में विभिन्न प्रकार की विविधताएं पाई जाती हैं। इसमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रकार
प्रजातीय, भाषाई, धार्मिक और जातीय आधारित है। आइए अब इनमें से प्रत्येक पर विस्तार से चर्चा करें। सबसे पहले हम प्रजातीय विविधता देख लेते हैं। आपने भारत में विभिन्न प्रजातियों वाले व्यक्तियों को देखा होगा। प्रजाति रेस ऐसे व्यक्तियों का समूह है जिनमें त्वचा का रंग, नाक का आकार, बालों के प्रकार आदि कुछ स्थायी शारीरिक विशेषताएं मौजूद होती हैं। हर्बर्ट रिजले ने भारत के लोगों को 7 प्रजातियां समूह में बांटा है। तो भारत में 7 प्रजातियों के लोग रहते हैं। पहला है तुर्क ईरानी, उसे भारतीय आर्य, शक द्रविड़, आर्य द्रविड़, मंगोल द्रविड़, मंगोलाब एवं द्रविड़। इन 7 प्रजातीय समूह को कम करके 3 मूल समूह अर्थात भारतीय आर्य, मंगोली एवं द्रविड़ में बांटा जा सकता है। उनकी विचारधारा में अंतिम 2 समूह जनजातीय भारत की प्रजातीय संरचना में देखे जा सकते हैं। हर्बर्ट रिजले 1891 की जनगणना स्क्रिया में पर्यवेक्षक थे और जनगणना के लिए किए गए आंकड़ों के आधार पर उन्होंने प्रजातियों का वर्गीकरण किया था। वस्तुतः यह वर्गीकरण शारीरिक विशेषताओं पर आधारित न होकर भाषा प्रकारों पर आधारित था। अंत वर्गीकरण की इन कमियों के कारण रिजले की काफ़ी आलोचना की गई। J.H. हटन, D.N. मजबूदार और B.S. गुहा जैसे अन्य प्रशासनिक अधिकारियों और नृविज्ञानियों ने भारतीयों का अनुधातन प्रजातीय वर्गीकरण प्रस्तुत किया जो इस क्षेत्र में अब तक किए गए अनुसंधानों पर आधारित था। हटन और गुहा का वर्गीकरण की जनगणना संक्रिया पर आधारित है। B.S. गुहा ने 6 प्रजातीय समूहों को निर्दिष्ट किया: निग्रिटो, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, मैगोल और भूमध्य सागरीय, पश्चिमी लघु, कपाल और उत्तीजय। यह आपको केवल यह बताया जाएगा कि इन विभिन्न प्रकारों का अर्थ क्या है। इस मुद्दे का विस्तृत विवरण प्रस्तुत नहीं है क्योंकि ऐसा करने से हमें शारीरिक मानव शास्त्र की तकनीकी बातों से उलझना पड़ेगा। यहाँ हमें सिर्फ भारत में व्यापक प्रजातियाँ प्रकारों की विविधताओं को जानने की आवश्यकता है। तो निग्रिटो कौन है? निग्रिटो काले रंग वाले प्रजातीय समूह के लोग होते हैं जो अफ्रीका में पाए जाते हैं। उनकी त्वचा का रंग काला, बाल घुंघराले एवं होठ मोटे होते हैं। दक्षिण भारत में कादार, इरुला और पनियन जैसी कुछ जनजातियां पाई जाती हैं जिनमें निग्रिटो जैसे विशिष्ट लक्षण हैं। प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, यह प्रजाति वह जनजातीय समूह है जिसमें ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी और दक्षिणी एशियाई द्वीपों के अन्य लोग शामिल हैं। इस समूह के प्रतिनिधियों में जापान के आइनू, श्रीलंका के वेड्डा और मलेशिया के साकाई आते हैं। भारत में मध्य भारतीय जनजाति इसी प्रजातीय स्रोत की मानी जाती है। भूमध्य सागरीय प्रजाति समूह की शारीरिक विशेषता से जुड़ी है अर्थात यह सफ़ेद रंग वाली प्रजाति है। मध्यम या नाटा कद, दुबला पतला शरीर, लंबा सिर जिसका कपालिक नाप 75 से कम है। सिर की अधिकतम लंबाई की तुलना में अधिकतम गहराई से 100 गुना अनुपात तथा गहरा रंग इसकी शारीरिक विशेषताएं हैं। पश्चिमी लघु कपाल निम्नलिखित 3 उप समूहों में विभाजित हैं। अल्पेनोइड, गुजरात में बनिया जाति के लोगों और बंगाल में कायस्थों में यह उप समूह देखने को मिलता है जिनकी शारीरिक विशेषता में चौड़ा सिर, मध्यम कद, हल्के रंग की त्वचा प्रमुख है। डिनोरिक, चौड़ा सिर, लंबी नाक, लंबा कद, त्वचा, गहरा रंग आदि विशेषताओं से युक्त यह उपसमूह बंगाल के ब्राह्मणों और कर्नाटक के अब्राह्मणों देखे जा सकते हैं। आर्मेनियाई तुल्य, इनकी शारीरिक विशेषताएं डिनोरिक के समान हैं। इनके सिर का पिछला भाग ज़्यादा ही चिन्हित, नाक उभरी हुई और पतली होती है। बम्बई की पारसी उप प्रजाति में यह विशिष्ट लक्षण देखा जा सकता है। उदीच्य, अंत में उदीच्य नॉर्डिक प्रजातियां वे हैं जिनमें लंबा कद, लंबा सिर, त्वचा और बाल का रंग हल्का तथा नीली आंखें पाई जाती हैं। ये प्रजातियां यूरोप की स्कैंडिनेवियन देशों में पाई जाती हैं। भारत में उत्तरी भारत के विभिन्न भागों में विशेषकर पंजाब और राजपूताना में पाई जाती हैं। अब भाषाई विविधता देख लेते हैं। क्या आपको मालूम है कि भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? G.A. ग्रेसन ने इस तथ्य का पता लगाया था कि भारत में 179 भाषाएं और 544 बोलियां बोली जाती हैं। दूसरी ओर 1971 की जनगणना में 1652 भाषाएं रिपोर्ट की गई हैं जो मातृभाषा के रूप में बोली जाती हैं। आपको इस व्यापक भाषा विविधता को देखकर आश्चर्य हुआ होगा। यह सभी भाषाएं समान रूप से भारत में सब जगह पर नहीं बोली जाती। इनमें से कुछ जनजाति भाषाएं कुल जनसंख्या का 1% हैं। भारतीय संविधान की 8वीं सूची में 18 भाषाएं दी गई हैं। ये है असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु तथा उर्दू। 1991 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार इनमें से हिंदी कुल जनसंख्या के 39.85% लोगों द्वारा बोली जाती है। बांग्ला, तेलुगु तथा मराठी लगभग 8 द्वारा, तमिल तथा उर्दू क्रमशः 6
5.26 तथा 5.22 द्वारा बोली जाती है और बाकी सारी भाषाओं को 5 से भी कम लोग बोलते हैं। स्पष्ट है कि हिंदी भाषाओं की संख्या में वृद्धि हुई है। तुलना के लिए ये 1971 के आंकड़ों पर एक नज़र डालें। 1971 की जनगणना के अनुसार इन 15 भाषाओं में हिंदी हमारी कुल जनसंख्या के 29.65% व्यक्तियों द्वारा बोली जाती थी। बंगला, तेलुगु और मराठी प्रत्येक लगभग 8% से भी कम जनसंख्या द्वारा बोली जाती थी। तो थी भाषाई विविधता। हम धार्मिक विविधता देख लेते हैं। भारत अनेक धर्मों की भूमि है। यहाँ हमें अलग अलग धर्मों और मतों के अनुयायी मिलते हैं। विशेषताएं इनमें हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी हैं। आपको यह मालूम है कि हिंदू धर्म भारत का प्रमुख धर्म है। 1981 की जनगणना के अनुसार हिंदू धर्म मानने वालों का अनुपात कुल जनसंख्या का 82.64% है। दूसरे स्थान पर इस्लाम धर्म है, जिसके मानने वालों का प्रतिशत जो है 11.35% है। इसके बाद ईसाई धर्म, सिख धर्म और बौद्ध धर्म और जैन धर्म का स्थान आता है, जिनके मानने वाले क्रमशः 2.43%, 1.96%, 0.71% और 0.48% थे। बहुत कम अनुयायियों वाले धर्मों में यहूदी, पारसी और बहाई धर्म आते हैं। 1991 वर्ष आते आते हिंदू धर्म के मानने वालों की संख्या में थोड़ी कमी आई है, जबकि अन्य धर्म अनुयायियों की संख्या में थोड़ी सी बढ़त पाई गई है। 1991 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या के 82.41% हिंदू धर्म मानते हैं, 11.61% इस्लाम और 2.32% ईसाई धर्म को मानते हैं। सिख, बौद्ध तथा जैन धर्म को मानने वालों का प्रतिशत जो है 1.99, 0.77 और 0.41 है। अन्य धर्मों को मानने वाले 0.43% हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक धर्म के अंतर्गत संप्रदाय हैं। उदाहरण के लिए हिंदू धर्म में कई संप्रदाय हैं, जिनमें शैव, शाक्त और वैष्णव शामिल हैं। इसके अलावा धार्मिक पुनरुद्धार आंदोलन से भी उत्पन्न कुछ संप्रदाय हैं, जैसे आर्य समाज, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन आदि। विगत दिनों में राधा स्वामी, साई बाबा है कुछ नए पंथ उत्पन्न हुए हैं। इसी प्रकार इस्लाम धर्म, शिया और सुन्नी में, सिख धर्म नामधारी और निरंकारी में, जैन धर्म दिगंबर व श्वेतांबर में, बौद्ध धर्म ही हीनयान और महान में बंटे हुए हैं। तो धार्मिक विविधता। अब हम देख लेते हैं जातिगत विविधता। जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय जातियों का देश है और जाति शब्द का प्रयोग सामान्यतः दो अर्थों में किया जाता है, कभी कभी वर्ण के अर्थ में और कभी कभी जाति के अर्थ में। वर्ण से कार्य विभाजन के वर्गीकरण के आधार पर भारतीय हिंदू समाज के 4 भागों में विभाजन पता चलता है। यह 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जिनके क्रमशः शिक्षण, प्रतिरक्षा, व्यवसाय, दासोचित सेवा जैसे अपने अपने विशिष्ट व्यवसाय हैं। वर्ण का स्वप्नात्मक संगठन संपूर्ण भारत में मान्य है। परंपरागत रूप में जाति एक वंशानुगत अंतर्विवाही परिस्थिति का समूह है, जिसका एक विशिष्ट पारंपरिक पेशा होता है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि भारत में 3000 से भी अधिक जातियां हैं। पदक्रम की दृष्टि से इन्हें अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग ढंग से निर्धारित किया जाता है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि जाति व्यवस्था का प्रचलन केवल हिंदुओं तक ही सीमित नहीं है। जातिगत विचारों की मान्यता मुस्लिम, ईसाई, सिख जैसे अन्य समुदायों से भी पाई जाती है। आपने मुस्लिमों में शेख, सैयद, मुगल, पठान की क्रमबद्धता के बारे में सुना होगा। इनके अलावा मुस्लिमों में तेली, धोबी, दर्जी आदि जैसी जातियाँ पाई जाती हैं। इसी प्रकार भारत में ईसाइयों के बीच भी जातिगत चेतनता कोई नई बात नहीं समझी जाती, क्योंकि भारत में ईसाइयों के बीच भी जातिगत चेतनता चूँकि भारत में एक बड़ी संख्या में हिंदू धर्म से धर्म परिवर्तन करके लोग ईसाई बने हैं, इन ईसाइयों ने अपने बीच जाति व्यवस्था की भावना को किसी सीमा तक बनाए रखा। सिखों में भी अनेक जातियाँ हैं, जिनमें जाट सिख और मजहबी सिख उपजातियाँ शामिल हैं। इस तथ्य को देखते हुए आपसे हम देखेंगे भारत में जातिगत विविधता किस सीमा तक मौजूद है। विविधता के उपयुक्त मुख्य रूपों के अलावा हमारे बीच कई अन्य विविधताएँ भी हैं। जनजातीय, ग्रामीण, शहरी रहन सहन, धार्मिक और क्षेत्रीय रीति रिवाज पर आधारित व्यवहार, नापदारी व्यवस्था, सांस्कृतिक क्षेत्रीय विविधता दर्शाने वाले ऐसे कई अनेक अन्य रूपों वाली विविधता है। इसका यह रूप आपको और स्पष्ट होगा जब इस पाठ्यक्रम खंड 1 से 7 का अध्ययन करने के बाद आपको भारत में समाज की बहुरंगी छवि दृष्टिगत होगी। भारत में एकता की कड़ी। तो अभी आपने देखा कि भारत में कितनी विविधता है, धार्मिक विविधता, जातिगत विविधता, भाषा कितनी है भारत में, जनजातीय विविधता जो प्रजातीय विविधता जिसे बोलते हैं, अलग अलग प्रजाति के लोग हैं भारत में। तो अभी हम देखेंगे एकता। भारत में एकता भी है, विविधता में एकता, ये भारत का गुण है। तो एकता किस प्रकार है, कैसे है वो एकता को अब हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पूर्व भाग में हमने भारत में विविधता चित्रण किया है, परंतु कहानी की जो है यही पूरी नहीं होती। इन सभी विविधताओं के तल में एकता तत्व विद्यमान है। सामाजिक जीवन की एकरूपता में तथा एकीकरण के कुछ अवयवों में एकता मौजूद है। जनगणना कमिश्नर हर्बर्ट प्रेजले ने ठीक ही कहा था, शारीरिक और सामाजिक प्रकार, भाषा, रीति रिवाज और धर्म की बहुविध
विविधता के भीतर देखने पर आश्चर्यचकित कर देने वाली जीवन की है एकरूपता ही मौजूद है, जिसे आसानी से हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक देखा जा सकता है। आइए यहाँ इस भाग में हम भारतीय एकता के संबंधों की चर्चा की जाए। ये संबंध है भू राजनीतिक एकता, तीर्थाटन की संस्था, समायोजन की परंपरा और परस्पर निर्भरता की परंपरा। इनमें से प्रत्येक की चर्चा इस क्रम से की जाएगी। सबसे पहले भू राजनीतिक एकता देख लेते हैं। भारतीय एकता की पहेली इसकी भू राजनीतिक अखंडता में देखने को मिलती है। भारत अपनी भौगोलिक एकता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ एक छोर पर हिमालय तो दूसरे छोर पर खुला समुद्र। राजनीतिक रूप से भारत एक सार्वभौमिक संपन्न राष्ट्र है। इसके प्रत्येक भाग का प्रशासन एक ही संविधान तथा एक ही संसद द्वारा होता है। हम एक ही तरह की राजनीतिक संस्कृति के सहभागी हैं, जिस पर प्रजातंत्र, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद के प्रति मानव की छाप है। यद्यपि इसको कुछ समय पहले तक स्वीकार नहीं किया गया था, फिर भी हमने मनीषियों और शासकों ने भारत की भू राजनीतिक एकता को हमेशा से ध्यान में रखा है और भारत की इस भू राजनीतिक एकता की भावना की अभिव्यक्ति ऋग्वेद, संस्कृत साहित्य, सम्राट अशोक के शिलालेखों, बुद्धकालीन स्मारकों और विभिन्न अन्य स्रोतों में देखी जा सकती है। भारत की भू राजनीतिक एकता के आदर्श की अभिव्यक्ति भारतवर्ष चक्रवर्ती और एकचकाधिपत्य की अवधारणा में हुई है। अब हम देखते हैं तीर्थाटनों की संस्था। भारत की एकता का दूसरा स्रोत मंदिर संस्कृति है, जो देव स्थलों और पुण्य स्थानों में सहज परिलक्षित होता है। देश के उत्तर में केदारनाथ, बद्रीनाथ से लेकर दक्षिण में रामेश्वरम, पूर्व में जगन्नाथपुरी से लेकर पश्चिम में द्वारिका तक धार्मिक देवस्थल हैं और पवित्र नदियां फैली हुई हैं। इनके साथ ही गणेशता से जुड़ी पुरानी तीर्थटन संस्कृति है, जिससे लोगों को देश के विभिन्न भागों में जाने के लिए हमेशा आकर्षित किया है और उसने भू सांस्कृतिक एकता की भावना का विकास किया है। धार्मिक एकता की व्यक्ति के साथ साथ तीर्थाटन मातृभूमि के प्रति देश प्रेम की व्यक्ति का भी स्रोत रहा तथा एक तरह से देश की पूजा ही है। इसने देश के अलग अलग भागों में रहने वाले व्यक्तियों के बीच अंतःक्रिया और सांस्कृतिक बंधुत्व की भावना का विकास करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो यही तीर्थाटनिक संस्था। समायोजन की परंपरा, रिकमेंडेशन। क्या आपने भारतीय संस्कृति के संश्लेषणात्मक गुण अर्थात इसके समायोजन और सहनशीलता जैसे विशिष्ट गुणों के बारे में सुना है? इसके काफ़ी उदाहरण मौजूद हैं। इसका पहला उदाहरण है भारत में बहुसंख्यकों द्वारा अपनाए गए हिंदू धर्म के लचीलेपन की विशेषता। यह सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म समरूप धर्म नहीं है। यह ऐसा भी धर्म नहीं है जिसका एक ही देवता, एक धर्म ग्रंथ और एक देवालय हो। निसंदेह इसे कई निष्ठाओं के एक संघ के रूप में माना जा सकता है। अपनी बहुदेववादी विशेषता के कारण इसने ग्राम स्तर के देवी देवताओं और जनजातीय आस्थाओं को भी अपने में स्थान दिया है। इसी कारण है समाजशास्त्रियों ने मोटे तौर पर हिंदू धर्म के दो रूप बताए। एक रूप है सुसंस्कृत और दूसरा है लोकप्रिय। धर्म का सुसंस्कृत रूप वह है जो धार्मिक ग्रंथों में मिलता है और लोकप्रिय रूप वह है जो बहुसंख्यक जनता की वास्तविक जिंदगी को देखने को मिलता है। रॉबर्ट रेडफील्ड ने इन दोनों रूपों को क्रमशः बृहत परंपरा और लघु परंपरा कहा है। एक तरफ हमारे बीच रामायण और महाभारत की बृहत परंपरा मौजूद है तो दूसरी तरफ ग्रामीण देवता की पूजा की लघु परंपरा भी है और ये सभी परंपराएं हिंदू धर्म का ही अंश मानी जाती हैं। इससे यही पता चलता है कि हिंदू धर्म एक उदार चेता धर्म है, जो एक ग्रहणशील और आत्मसात करने वाला धर्म रहा है। यह अपनी उदारता और समायोजन गुण के लिए प्रसिद्ध रहा है। दूसरा प्रमाण हिंदू धर्म की धर्म परिवर्तन के प्रति अनासक्ति में दिखाई देता है। मूलतः हिंदू धर्म परिवर्तन कराने वाला धर्म नहीं रहा है, अर्थात यह धर्म परिवर्तन करने वालों को हिंदू धर्म में शामिल होने के लिए नहीं बुलाता, न ही समानता अन्य धर्मों का विरोध करता है, जो उसके अनुयायियों को धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करता है। समायोजन और सहनशीलता इसी गुण के कारण भारत में अनेक मतों का सहअस्तित्व संभव हो सका। अलग अलग धर्मों तथा मतों को मानने वालों के सहअस्तित्व की परंपरा भारत में सदियों से विद्यमान रही है। उदाहरण के लिए हिंदू मुस्लिम एकता को ही लें। हिंदू और मुसलमान हमेशा एक दूसरे के उत्सवों, त्योहारों, दावतों और धार्मिक उत्सवों में हिस्सा लेते रहे हैं। ऐसा उन्होंने एक दूसरे के लिए अलग चूल्हा और उपयोग के बर्तनों की अलग व्यवस्था करके पाया है, जिससे एक दूसरे की धार्मिक अनुभूतियों और अभिवृत्तियों का आदर किया जा सके। इससे एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होना और सहभागी होना सहज हो गया है। अब देखते हैं परस्पर निर्भरता की परंपरा, इंटरडिपेंडेंस। हमारी संस्कृति में परस्पर निर्भरता एक अद्भुत परंपरा है, जिसमें हम सदियों से एक साथ बांध कर रखा है। इसका एक स्वरूप यजमानी प्रथा में देखा जा सकता है। यजमानी प्रथा कार्य की दृष्टि से विभिन्न जातियों को परस्पर एक दूसरे पर निर्भर रहने की व्यवस्था है। यजमान शब्द आश्रयदाता या विशिष्ट सेवा प्राप्तकर्ता की ओर संकेत करता है। वस्तुतः यह संबंध खाद्य उत्पादन करने वाले परिवार एवं उन परिवारों के बीच का है जो उन्हें वस्तुएं और सेवाएं प्रदान करते हैं। इन्हें ही यजमानी संबंध कहा जाता है। अनुष्ठानात्मक मामलों, सामाजिक समर्थनों और आर्थिक विनिमयों से जुड़े होने के कारण यजमानी संबंध ग्रामीण जीवन में ही अधिक दृष्टिगोचर होता है, क्योंकि स्थानीय सामाजिक व्यवस्था की संपूर्ण संरचना ही यजमानी संबंध से जुड़ी रहती है। आश्रयदाता का यजमानी संबंध उच्च जाति के सदस्य तय उन्हें निम्न जाति विशेषज्ञों से भी कपड़े धुलाने, बाल कटाने, कमरे
और शौचालय साफ कराने, बच्चा जन्म दिलाने आदि में उनकी सेवाओं की ज़रूरत होती है। जो भी व्यक्ति इन अंतःआश्रित संबंधों से बंधे होते हैं वे एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहने के गुण से युक्त होते हैं। ऐसे प्रकार निकट संबंधियों में पाए जाने की आशा की जाती है, परंतु यजमानी प्रथा के कारण गैर संबंधियों में भी ऐसे संबंध विद्यमान रहते हैं। यजमानी संबंधों में प्राय विविध प्रायभूतान और उभार तथा विविध प्रकार और ये शामिल होते हैं। तो ये थी परस्पर निर्भरता और ये हम सारांश पर आ चुके हैं। इस प्रकार आपकी इकाई 1 जो है एकता और विविधता की अवधारणा वो पूरी हो चुकी है। इकाई 2 हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो जानने के लिए, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।